तो बजिंग स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बजिंग स्टॉक्स में हम उन स्टॉक्स पर बात करेंगे जिनमें हलचल देखी जा रही है, तेज़ी देखने को मिल रही है, नई डेवलपमेंट्स हैं। तो बजिंग स्टॉक्स में जो पहला स्टॉक हमारा रहेगा वो रहेगा टाटा पावर। तो टाटा पावर पर क्या अपडेट है ये जान लीजिए। टाटा पावर का जूनिपर ग्रीन एनर्जी के साथ एक करार हुआ है और इसमें 70 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जो है ये करार किया गया है और इसी की वजह से टाटा पावर के शेयर्स में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पर इसकी देखने को मिल रही है। तो सर टाटा पावर को लवलेश सर आप किस तरीके से देखते हैं? सर टाटा पावर में क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या फ्रेश बाइंग यहाँ पर की जा सकती है टाटा पावर में? अभी देखिए स्टॉक साइडवेज है। एक अच्छी खासी रैली स्टॉक दे चुका है। 2022-23 में जो एक आप बोल सकते हैं यूफोरिया बना था, वो मेरे ख्याल से काफी कुछ कंसोलिडेशन अभी जारी है। और ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा। हाँ, अगर आपका निवेश का नजरिया है लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है तो डेफिनेटली 380 से 350 का ऐसा जोन है जहां पर टाटा पावर अट्रैक्टिव है। जब तक के ऊपर 400 रुपए के ऊपर, जब तक के ऊपर स्टॉक 400 के ऊपर नहीं निकलता, मुझे लगता है ये साइडवेज मोमेंटम रहेगा। अगर आपका निवेश का नजरिया लंबी अवधि के लिए तो डेफिनेटली अच्छा स्तर है, पर शॉर्ट टर्म में मैं इसको अवॉइड करूँ। ओके, तो शॉर्ट टर्म में टाटा पावर को सर की अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। अगला बजिंग स्टॉक जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है आरबीएल बैंक का। तो इसमें क्या अपडेट है? इसमें अपडेट ये है कि फ्रांस की कंपनी है सोसाइटी जनराले, इसने करीब करीब 33 लाख शेयर यहाँ पर खरीदे हैं और ये जो डील हुई है वो करीब करीब 94 करोड़ रुपए के आसपास में हुई है और 284 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ये डील हुई है। सर आरबीएल बैंक पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। सर आरबीएल बैंक कैसा नज़र आ रहा है सर अभी? जी अच्छा ही है। देखिए हमने पिछले हफ्ते भी मनी लाइन के माध्यम से, मैंने 260 से 270 के आसपास आ रहा था, तब ये मेरी बाइंग पिक भी थी। मुझे लगता है आरबीएल बैंक में तेजी बनी रहेगी। स्टॉक का जो मेन एक रेजिस्टेंस जोन था 270 से 260 का, वो स्टॉक ब्रेक कर दिया है। अब इसमें जो स्तर है वो इसका ऑल टाइम हाई जो इसने 2024 में बनाया था 298, वो लेवल है। मेरे ख्याल से 298 काफी डिसिसिव है स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक ये लेवल ब्रेक करता है काफी इसमें और अपसाइड बन सकता है। पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 298 से 300 का स्तर देखने को मिलेगा। इसके अगर वापस ऊपर जाएगा तो हम फिर से इसका एनालिसिस करके आपको सलाह दे सकते ओके, तो शॉर्ट टर्म में 300 से 310 रुपये के आसपास ये शेयर जो है आपको देखने को मिल सकता है और 270 का लेवल, जैसे सर ने बताया कि 270 के लेवल को ये ब्रेक कर चुका है और इसमें आगे अब तेज़ी की उम्मीद भी जताई जा रही है और तेज़ी इसमें आगे बनी भी रहेगी जैसा कि सर ने बताया। अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला बजिंग स्टॉक हमारा है कोल इंडिया का। अब इसमें इरकॉन के साथ एक एमओयू साइन किया गया है और ये जो एमओयू हुआ है, साइन हुआ है, ये हुआ है रेल इंफ्रा डेवलप करने के लिए। तो इसी का नतीजा है कि कोल इंडिया की परफॉर्मेंस यहाँ पर ठीक ठाक आज देखने को मिल रही है, इसमें खबर का असर है। तो सर कोल इंडिया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और जिनके पास कोल इंडिया के शेयर्स हैं उन्हें क्या यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी लेकर चलनी चाहिए सर? हैं। मैंने पहले जैसा बताया सिमरनजीत की, थोड़ा सा पीएसयू स्टॉक्स आप बोल सकते हैं लेस वोलेटाइल, मतलब कंजर्वेटिव रहते हैं, ट्रेंड इतना क्लियर नहीं रहता और कंसोलिडेट। अगर आपके पास बहुत पुराना या निवेश है तो अच्छा है। करंट लेवल्स पे मैं अवॉइड करूंगा। मुझे लगता है कोल इंडिया में नीचे 370 तक की एक बार बिकवाली हो सकती है। 370 के नीचे स्टॉक में 360, तो फिलहाल मैं कोल इंडिया को तो अवॉइड करूंगा। हाँ, अगर आपका निवेश का पुराना निवेश है तो आप होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है, पर फिलहाल एक कंसोलिडेशन जारी है। शॉर्ट टर्म में तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। ओके, तो कोल इंडिया में कंसोलिडेशन जारी है, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करने की इसको सलाह रहेगी। लेकिन पुराना अगर आपका निवेश है, काफ़ी पहले आपने ये स्टॉक्स खरीदे थे, तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर ये 370 के नीचे आता है तो इसमें ज़्यादा आपको नुकसान होता हुआ नज़र आ सकता है। करंट लेवल पर सर ने अवॉइड करने की कोल इंडिया को सलाह दी है। अगले बजिंग स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला बजिंग स्टॉक हमारा होने वाला है लुपिन। लुपिन ने दरअसल फ्लोरिडा में नया प्लांट लगाने की कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है और ये जो नया प्लांट है इसकी लागत करीब करीब 25 करोड़ डॉलर के आसपास यहाँ पर एक बताई जा रही है, अनुमानित। और इस प्लांट के अंदर
25 जो गंभीर सांस की बीमारियां हैं उसकी दवाएं यहां पर बनाई जाएंगी। अब लुपिन सर, लुपिन पर भी आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। इस स्टॉक आपको कैसा नज़र आ रहा है फ्रेश बाइंग के हिसाब से, या जिनके पास पहले से लुपिन है उनको क्या करना चाहिए शेयर में सर? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से मेरे ख्याल से लुपिन काफी अट्रैक्टिव लेवल पर है। स्टॉक 1900 के आसपास काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है। 1900 से 1920, अभी 1960 आ रहा है, पर मेरे ख्याल से स्टॉक में 1900 से 1920 का एक ऐसा जोन है। और थोड़ा सा इसको एक्सपांड करूं तो मोटा मोटा अभी भी अच्छे स्तर पर है। मुझे लगता है कि बेस फॉर्मेशन हो रहा है लुपिन में। जैसे आपने बताया कंपनी एक्सपांड कर रही है, और शॉर्ट टर्म में ये एक न्यूज ने इसको पुश करा है स्टॉक में। पर अगर कोई फ्रेश निवेशक भी है और फार्मा में अगर आपको निवेश करना है तो मेरे ख्याल से लुपिन डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 2080 2100 का एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर स्टॉक में फिर से हमको एक बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। ओके, तो अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में 2031 तक 2000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर एक प्लानिंग की गई है, एक योजना बनाई गई है। और हरियाणा में जो इनका मौजूदा R&D और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस पर ये पैसा लगाने की, इन्वेस्टमेंट करने की इनकी प्लानिंग है। तो सर एस्कॉर्ट्स कुबोटा, इस खबर का कितना असर हो सकता है सर शेयर में? क्योंकि आज तो शेयर में कोई ज़्यादा खबर का असर तो नज़र नहीं आया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? डेफिनेट खबर का इतना असर नहीं आया। स्टॉक आज भी साइडवेज ही है। प्रीवियस जो डे बोल सकते हैं, प्रीवियस पूरा हफ्ता बोल सकते हैं, उसी रेंज में है स्टॉक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है ओवरऑल। मार्केट साइडवेज हुआ है, बेयरिशनेस देखी है। स्टॉक अपने उच्चतम स्तर जो 2024 में स्टॉक ने बनाए थे उससे काफी नीचे है। तो आपका निवेश का नजरिया काफी लॉन्ग टर्म का है, तो डेफिनेटली अच्छा है मेरे ख्याल से 3620 के आसपास। और हाँ, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि इसमें हमको कोई फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। हाँ, नीचे में मुझे लगता है कि स्टॉक 3450 से 3500 के आसपास अट्रैक्टिव बन सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मैं अवॉइड करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली 3450 3500 के आसपास एस्कॉर्ट्स एक अच्छी बेट हो सकती है। ओके, तो ये था हमारा बजिंग स्टॉक का सेगमेंट जिसमें हमने उन शेयर्स पर यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करी और आपको बताने की कोशिश करी कि अगर आपके पास ये स्टॉक्स हैं तो आपको उनमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और क्यों इन स्टॉक्स में हलचल है, इसका भी आपको रीज़न हमने बताया। अब कुछ और हमारे दर्शकों के लगातार सर सवाल आ रहे हैं, तो सवाल लेते हैं। कपिल अहमद जी सर यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि वोल्ट मैप, ट्रांसफॉर्मर्स और ABB इंडिया, इनमें सर क्या करना चाहिए? क्या इसमें स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं सर ये? देखिए, वोल्टा इसलिए भी काफी नजर में रहता है क्योंकि कंपनी डेट फ्री है और काफी एक अच्छा इसका मार्केट शेयर है। स्टॉक आप काफी कुछ जो 14,600 के आसपास ट्रेड करता था वो आपको ऑलमोस्ट आधे दाम पे मिल रहा है। तो अगर आप काफी नजरिया आप 6 महीने आने वाला निकाल सकते हैं, लंबा अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो मैं वोल्टैप को मैं आपको सलाह करने निवेश की सलाह दूंगा। और वो भी करंट लेवल पर नहीं। मुझे लगता है यहाँ से 6500 से 6400 के आसपास आपको वेट करना चाहिए। अभी भी स्टॉक 7100 के लेवल पर है। यहाँ से और एक 8% की इसमें गिरावट आ सकती है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में इसको अवॉइड करूंगा। 6500 6600 के आसपास स्टॉक अट्रैक्टिव बन जाता है। ये वोल्टैम्प का सवाल आपने पूछा था। जी जी बिल्कुल सर। ये और दूसरा स्टॉक सिमरनजीत? दूसरा सर इनका सवाल था ABB इंडिया। जी, एबीबी इंडिया देखिए मेरे ख्याल से अभी भी कंसोलिडेशन जारी रहेगा। नीचे में मुझे लगता है कि 5000 4950 से 5000 तक के स्टॉक में और गिरावट आ सकती है। तो फिलहाल तो मैं इसको शॉर्ट टर्म में अवॉइड करूंगा। मुझे लगता है कि स्टॉक में और थोड़ी हमको बिकवाली देखने को मिल सकती है। ओके, अच्छा सर, एक सवाल मेरा रहेगा। हालांकि हम ये मार्केट की बात कर रहे हैं, स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये जो सवाल है ये कमोडिटी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि गोल्ड सिल्वर हम सभी जानते हैं कि कितनी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है, रोज़ नए रिकॉर्ड बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो गोल्ड और सिल्वर का AUM भी है ये भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुँच चुका है, रिटर्न के मामले में बहुत अच्छे हैं। अगर मैं ETF की बात करूँ, ICICI प्रू गोल्ड ETF की,
तो पिछले साल धनतेरस पर इसकी जो एक यूनिट थी वो 68 रुपीज़ की थी, जो अब यानी कि एक साल में बढ़कर 105 रुपये की हो चुकी है, यानी कि करीब करीब 50 से 55% की इसमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सर, गोल्ड और सिल्वर, क्या इस मार्केट में हम ये अब कहा जा रहा है, कई खबरें भी आ रही हैं कि एक तरह का बबल बन चुका है, अब यहाँ से गोल्ड के प्राइजेस क्रैश होना शुरू हो जाएंगे। तो सर, इस पर भी आपका एक व्यू मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। डेफिनेटली मेरे ख्याल से 2023-2024 से मैं तो पर्सनली मानूं तो मैं गोल्ड और सिल्वर में बुलिश था उस समय। देखिए, दो चीजें होती है, अनसर्टेनिटी। यहाँ पर बहुत सारी न्यूज मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स बता सकता हूँ जिसकी वजह से लोग गोल्ड और सिल्वर में, स्पेशली गोल्ड में जाते हैं। आप बोल सकते हैं इन्फ्लेशन की अगेंस्ट है, ये ना वो दूसरे फैक्टर्स आ सकते हैं। इन अ लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है, अनिश्चितता जो ऐसी होती है मार्केट में, तभी गोल्ड की तरफ जाता है निवेशक। डिमांड यहाँ पर ऑब्वियसली इतनी फंडामेंटली गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी भी आप देखें तो फिजिकल जो डिमांड है वो काफी कम है एज कंपेयर टू प्राइस। प्राइस जो है, काफी कुछ सोवरेन वेल्थ फंड बोल सकते हैं आप, सेंट्रल बैंक्स बोल सकते हैं, वो गोल्ड कर रहे हैं, चाइना और यूएस और दूसरे मेजर इकोनॉमी। अभी जो लेवल है गोल्ड का 4038 का है। मेरे ख्याल से ये एक फोमो हो सकता है, क्रिएट हो रहा हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 3500 से 4000 का जो, 3500 तो क्या 3200 से, इंटरनेशनल मार्केट में 3200 से 4000 का स्तर गोल्ड ने पिछले 2 महीने में करा है। तो एक बिहेवियरल बायस ट्रिगर होता है, हम बोल सकते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट हो सकता है, और निवेशक हो सकता है अभी जाके गोल्ड की खरीदारी करे। मेरे ख्याल से फिलहाल लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बहुत यूफोरिक लेवल पर है प्राइस, गोल्ड को थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दे, फंडामेंटली उसको थोड़ा सा करेक्ट होने दे। 10 से 15% की भी एक गिरावट आती है गोल्ड में तो मेरे ख्याल से गोल्ड अट्रैक्टिव बन जाता है। करंट लेवल्स पे मुझे लगता है यूफोरिक है एज कम्पेयर टू गोल्ड। आने वाले शॉर्ट से मिड टर्म में मुझे लगता है, अगर मैं सप्लाई और डिमांड देखूं तो जो सिल्वर है, मुझे लगता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। इंटरनेशनल के भाव के हिसाब से 49 से $50 के आसपास आ रही है। $50 का एक काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अगर $50 तोड़ता है तो सिल्वर मेरे ख्याल से 3 डिजिट्स में जा सकती है। तो एज कम्पेयर टू गोल्ड, मैं सिल्वर पे थोड़ा सा अग्रेसिवली बुलिश हूँ। गोल्ड में मुझे लगता है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन या एक करेक्शन आना चाहिए। चलिए सर, हमारे दरअसल कई दर्शकों के सवाल आते थे कि गोल्ड और सिल्वर पर गेस्ट से ज़रूर व्यू लीजिएगा, और जैसा कि आपने बताया कि गोल्ड से ज़्यादा आप यहाँ पर सिल्वर को एक प्रेफरेंस देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा तेज़ी आने की एक उम्मीद है, और गोल्ड के जो प्राइस जो इस समय देखे जा रहे हैं, तो फिलहाल आपको सर की यही सलाह है कि इस वक्त पैसा लगाने से थोड़ा सा बचें। 10 से 15% की भी अगर करेक्शन गोल्ड में आती है तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं।